वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासी चैनल पर विभाजन विभीषिका का यह तृतीय एपिसोड प्रस्तुत है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक व शेयर भी करें ताकि विभाजन की यह कहानियाँ घटनाक्रम जनमानस तक पहुँचे। आज विभाजन विभीषिका के इस एपिसोड में आपको एक ऐसे परिवार से मुलाकात करवा रहे हैं जिनके परिवार वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी, गुजरांवाला, कराची के संपन्न परिवार थे, परंतु 1947 में भारत विभाजन ने सब कुछ समाप्त कर दिया और अपने ही देश में शरणार्थी बना दिए गए। यह परिवार भी 1947 में खाली हाथ प्रयागराज पहुंचा, पुरुषार्थ से पुनः स्थापित हुए। आइए सुनते हैं हृदय विदारक घटनाक्रम श्री राजीव मदान व श्रीमती वसु मदान जी से कि किस प्रकार उनके माता पिता व दादा दादी ननिहाल ने भारत विभाजन के दंश को झेला। देश के विभाजन के समय हमारे पिताजी, दादा और उनकी माताजी और हमारे पिताजी 4 भाई थे और एक बहन थी। तो इन लोगों ने विभाजन के टाइम तमाम परेशानियां झेली और विभाजन से 2 साल पहले हमारे दादाजी पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए थे। 2 साल पहले 1945 में 1945 में जी। तो उनको जो पैसे मिले तो उन्होंने कराची में एक ज़मीन खरीद के मकान बनवाना शुरू किया जी। तो मकान का जब कंस्ट्रक्शन होता था तो हमारे पिताजी उस समय 17 साल के थे जी। तो साइट पे रहते थे सारा दिन जी। मिस्त्री मजदूरों से काम करवाते थे जी। तो जिस समय मकान बनवा रहे थे तो इक्के से, घोड़े से या किसी भी साधन से जो लोग वहाँ से गुजरते थे, मुसलमान लोग, तो इनको कहते थे कि बाबूजी पक्का मकान बनवा के जाइएगा, हम लोग रहेंगे यहाँ पर। ये लोग हमारे दादाजी और पिताजी फिर भी अपना सारा धन उसी मकान में लगाते चले गए और जो गोल्ड था उनके पास उसको भी बेच के मकान में उन्होंने लगाया। 2 मंजिला मकान कराची में बनवाया था। तो इस तरह से उन लोगों को पहले से ही चेतावनियाँ मिलती थी कि आप जो है मकान बनवा रहे हो, पक्का बनवाओ, ये करो वो करो, मगर उसके बावजूद भी ये लोग अपना रुके नहीं, मकान कंप्लीट करा लिया और उसमें रहने भी लगे। और अचानक जब देश का बंटवारा 1947 में हुआ तो एक ऐसी स्थिति बन गई कि रात के टाइम आज रात को यहाँ पर जो है कत्लेआम होगा और मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो जाता था कि इस मोहल्ले में किस रात को कत्लेआम होना है। तो उस मोहल्ले के हिंदू लोग या तो भाग जाते थे घर छोड़ के और नहीं तो उनको कत्ल कर दिया जाता। तो हमारे पिताजी 17 साल के थे, उनके बड़े भाई ओम प्रकाश मदान, वो 20 साल के थे लगभग, और सबसे बड़ी उनकी बहन थी। तो इन लोगों ने जब देखा बाहर निकलते थे कि देश में, पाकिस्तान में अब कराची में रह पाना मुश्किल हो जाएगा, तो अपने पिताजी और लोगों से कहा इन्होंने कि अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो हमारी दादी जो थी वो कहने लगी आप सब चले जाओ, हम यहीं रहेंगे, ये मकान अभी हम बनवाए हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हमारे पिताजी और उनके बड़े भाई और 2 छोटे भाई और बहन और पिताजी की माँ, ये सब लोगों ने जो है अपना बोरी बिस्तर अटैची लोहे के बक्सों में सामान 4-5 ट्रंक भर के इक्के पे लाद के स्टेशन पहुँच गए। तो दादी भी पीछे पीछे चली आई बाद में। तो इस तरह से ये लोग वहाँ से जब निकल गए स्टेशन पहुँचे तो इनको जो ट्रेन मिली वो देहरादून जा रही थी।
तो इनकी इच्छा थी कि पहले हम दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ेंगे। तो जब प्लेटफार्म पे पहुंचे तो पता चला 1 नंबर में जाएगी से 4 नंबर में जाएगी दिल्ली वाली ट्रेन। तो जब ये अटैची लेके सब सामान जितना उठा के सकते थे लेके 4 नंबर में पहुंचे तो पता चला ये 1 नंबर पे आएगी। फिर वापस वहाँ पहुंचे 1 नंबर पे और 1 नंबर से फिर 3 नंबर पे आएगी। इस तरह से करके 3-4 बार जब उनको अपना सामान लेके इधर से उधर आना जाना पड़ गया तो सबकी बुद्धि ख़त्म हो गई। फिर जो ट्रेन सामने आई उसी पर बैठ गए। वो ट्रेन जा रही थी देहरादून। तो ये लोग पहुंच गए देहरादून। अब खाने को रोटी नहीं, रहने को जगह नहीं। तो हमारे दादाजी जो थे ना, उनकी एक बहन रहती थी देहरादून में, तो उसके यहाँ सब के सब पहुँच गए। तो 2-4-6 दिन वहाँ रहे। फिर पैसे तो थे नहीं किसी के पास, खर्चा कैसे चलेगा। तो हमारे पिताजी सब्जी बेचने लगे। कुछ दिन उन्होंने सब्जी बेची। तराजू हमारे पास अभी तक रखा हुआ था। और उसके बाद फिर हमारे ताऊ जी जो है वो वहाँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में थे। तो वहाँ से उनको इलाहाबाद में ट्रांसफ़र होकर यहाँ जॉब मिल गई। कहाँ पे थे? देहरादून में थे, पाकिस्तान में थे? पाकिस्तान में ही, मतलब जो है कहाँ पे? कराची में ही। कराची में थे वो? हाँ, कराची में रह रहे थे। तो उनको वहाँ जॉब करना शुरू कर चुके थे जी। तो उसी जॉब के बदले में यहाँ पर इनको जॉब मिल गई थी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जी। तो बाकी सब मतलब दादाजी रिटायर हो चुके थे और बाकी भाई जो है सब छोटे थे, एक तरह से जॉब नहीं करते थे, अभी पढ़ाई ही कर रहे थे। तो सब के सब इलाहाबाद में आके रहने लगे पंजाबी कॉलोनी में। और पंजाबी कॉलोनी में इनको पंजाबी कॉलोनी कहाँ पे? अलोपी बाग। अलोपी बाग। अलोपी बाग प्रयागराज जी। अलोपी बाग प्रयागराज में इनको क्वार्टर मिल गए थे कंपनसेशन पे जी। तो उसकी किस्त देनी पड़ी थी? बिना किस्त के मिले थे? वो मकान के कागज लेके आए थे तो उनको दिखाने पे उस मकान की वैल्यूएशन जो है 3,000 रुपये लगाई गई जी। और उसके 3,000 का कंपनसेशन पे वो मकान दे दिया गया। जी जी। तो इस तरह से फिर इलाहाबाद में पिताजी भी हमारे जो है पोस्ट ऑफिस में जॉब शुरू कर दिए। इंटर फिर प्राइवेट किया जी। फिर बीए प्राइवेट किया। तब तक 10 साल गुजर गए। तो फिर एजी ऑफिस में बाद में उनका सिलेक्शन हो गया जी। तो फिर एजी ऑफिस से फिर सर्विस करते करते रिटायर हो गए। तो पिताजी का भी? हाँ, तो पिताजी 1987 में रिटायर हुए थे। 1987 में। तो अब पिताजी हैं अभी? नहीं, अब नहीं है। वो 2014 में उनका निधन हो गया था। जी जी। और आपका नाम? हमारा नाम राजीव मदान है। आपने भी यहाँ जॉब किया? क्या क्या नौकरी की आपने? यहाँ व्यवसाय किया? हमने काम करने के बाद ग्रामीण बैंक में 34 साल नौकरी किया, रिटायर हो गए। जी। आप कब रिटायर हुए? हम 2016 में रिटायर हुए। प्रयागराज में आप बस गए? प्रयागराज में हम बसे हुए हैं पहले से। जी जी। उसी समय जब 47 में बंटवारा होता आप लोग थे? तब पेरेंट्स हमारे थे, हम तो 1956 में पैदा। आपको 1956 का जन्म है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ एक और चीज़ थी जी कि मुसलमानों ने उन हिंदुओं को जो कि उनके यहाँ सफाई कर रहे थे, जी, झाड़ू लगाते थे, लैट्रिन सिर पे ढोते थे या गंदे काम करते थे, उन हिंदुओं को उन्होंने वहाँ रख लिया था। कहा कि तुम लोग रहो सुरक्षित यहाँ पे, तुम्हारे बगैर हम लोग चल नहीं पाएंगे। जी। तो जो ऊँची कास्ट के लोग थे ना, तो उन लोगों को उन्होंने वहाँ कहा कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम बन जाओ। जी। तो कुछ परिवार क्या 20% लोग जो कन्वर्ट हो गए थे जी, वो मुसलमान फोर्सिबली हो गए थे जी। और जो हिंदू अपने धर्म को छोड़े नहीं तो उनको वहाँ से उनको कहा या तो कत्ल करके उनको ख़त्म कर दिया गया जी। या तो वो लोग जो है भाग के हिंदुस्तान में चले आए और पूरे हिंदुस्तान में फैल के मतलब जो है जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ जी रहने लगे। और फिर से मेहनत काफ़ी की। जितने पंजाबी सरदार जी वहाँ से यहाँ आए थे तो ज़्यादातर खाली हाथ ही आए थे जी। और अपने परिश्रम से आज हम देख रहे हैं कि स्थितियाँ बदल गई हैं, वापस अपनी पूर्ववत स्थिति तक पहुँचने का प्रयास सबने किया है। जी, धन्यवाद। ये कहानी और सुना थी कि हमारे घर के बगल में एक हिंदू फैमिली रहा करती थी। घर आपका कहाँ पे था? कराची में। जी।
तो हिंदू फैमिली जो थी वो कन्वर्ट हो गई थी मुस्लिम उन्हीं दिनों में, कि हमको देश छोड़ के जाना ना पड़े। तो हमारी दादी जी की वो सहेली थी बूढ़ी, वो भी थी, और एक दिन हमारी दादी जी ने उसको मजाक में कहा, तुम जो है आग में जाने वाली थी तो अब तुमको कब्र में जाके सोना पड़ेगा। तो ये बात उसने जो है जब सुनी तो वो भड़क गई। उसने अपने बच्चों से कहा, तो सब के सब जो है आके अटैक करने लगे, दादी के ऊपर झगड़ा करने लगे और मारपीट की भी नौबत आ गई। तो बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम्स में। बहुत सी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती उनको जो है उठा के उनके निकाह करवा दिए मुसलमानों के साथ, और तमाम तरह के और भी जघन्य अपराध हुए, और बिना किसी मतलब जो है रोक टोक के पाकिस्तान से हिंदुओं को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। तो त्रासदी तो बहुत बुरी थी उसको। जैसे अभी आप बता रहे थे कि कुछ लोगों को, पड़ोसियों को भी, किसी के हिंदुओं जो थे, किसी हिंदुओं के पड़ोसी, उनको भी जो उन्होंने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो क्या कुछ ऐसे कुछ परिवार थोड़े बहुत थे या बहुत संख्या में थे, या सफाई कर्मचारियों को भी ऐसा कुछ उनके साथ बिहेव किया गया? पार्टीशन के टाइम पे बहुत से हिंदुओं को कन्वर्ट कर लिया गया था, इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया था, और वो अपना जो है धर्म, हिंदू धर्म इसलिए छोड़ के इस्लाम धर्म अडॉप्ट कर लिए कि इस मुसलमान होने के बाद हमको अपना घर बार नहीं छोड़ना पड़ेगा। इस प्रलोभन में जो है बहुत से हिंदू कन्वर्ट भी हो गए थे। और जो सफाई कर्मचारी वहाँ पर थे या और छोटे काम करने वाले जो लोग थे, तो उन लोगों को पार्टीशन के टाइम पे ये कहा गया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हमारा देश कैसे चलेगा, यहाँ तुम लोग बने रहो, तुम लोगों को यहाँ रहने से कोई भी दिक्कत हम नहीं आने देंगे। तो इस तरह से निम्न काम करने वाले जो लोग थे काफ़ी वहाँ वो रुके रह गए। बाकी जो सवर्ण थे, जो ऊंची जाति के थे, उनको तो उन्होंने पूरी तरह से देश से निकाल के पार्टीशन में खाली करा लिया था। 1947 देश का विभाजन, एक ऐसा विभाजन जिसने कितने परिवारों को, लगभग 10 लाख कत्लेआम हुए और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घर से विस्थापित हो गए, जो घर से बेघर हो गए। और निश्चित रूप से आज हमारे प्रयागराज में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके बुजुर्ग यहाँ पे आए और सेटल हो गए। उन्हीं में एक परिवार है मदान जी का, तो मैं उनके घर पे हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँ, जब देश का विभाजन हुआ, आपके निश्चित रूप से आपके बुजुर्ग कहाँ से आए थे, किस दशा में आए थे, और आगे क्या हुआ, क्या जीवन में उनको संघर्ष करने पड़े, क्या दुश्वारियाँ झेलनी पड़ी? ऐसा हम लोग तो उस समय थे नहीं, लेकिन हमारे पिताजी भी बताते हैं जो कि पिताजी हमारे रावलपिंडी में थे और माँ हमारी गुजरांवाले में रहती थी। उन दोनों की शादियाँ, एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन उसी बीच ये पाकिस्तान बनने की बात आई। तो माँ हमारी बताती थी कि उस समय लड़कियों की बहुत बुरी हालत कर रहे थे। तो उनकी माँ ने, नानी ने हमारी अपनी लड़कियों को कुछ सामान दे के कपूरथला में भेज दिया, जहाँ कोई रहने की व्यवस्था होगी, और बाकी जो पेरेंट्स थे बड़े, जैसे नानी नाना हो गए, वो वहीं रहे कि हम लोग जो है वहीं रहेंगे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बहुत सी समस्याएं आई। उन्होंने अपने जानवर पहले खोले, अपनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी जो हटा सकते थे हटाई, जरा जुरा, ज़्यादा तो हटा नहीं सकते थे क्योंकि संपन्नता थी पंजाब में। उसके बाद फिर इन लोगों ने धोखे से उन लोगों को बाहर निकाला। सब अपने अपने कमरे में रहते थे। वो लोग कहते थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे अंग्रेज़ों की राज हो या मुसलमानों का राज। अभी तक हम अंग्रेज़ों के राज में रहते थे, अब हम मुसलमानों के राज में रह लेंगे। हमें रहना है, अपने हिसाब से रहेंगे, लेकिन हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ हालात ऐसे बदलते गए कि उन्होंने फिर धोखे से कहा कि आज़ाद हिंद फौज की आ गई है, सुभाष चंद्र बोस की फौज आई है, आप लोगों से मिलना चाहती है या आपको बचत करेगी। तो धोखे से ये लोग जो बाहर निकले, तो इनको
बर्बरता से जो है ट्रकों में भर के स्टेशन भेज दिया गया। वहाँ पे जिसको जो ट्रेन मिली वो उस ट्रेन में बैठा। इनके हाथों में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी। स्टेशन पे इन्होंने को जो भी सामान लोगों ने डोनेट किया वही खा के रहे। फिर जिसको जो ट्रेन मिली वहाँ आ गया वो। और उसके बाद बताते हैं लोग कि हम लोग इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में रिफ्यूजी कैंप थे, वहाँ रहे। वहाँ भी वही जो भी डोनेशन का खाना था, चने मिल गए, जो भी लोग दे जाते थे वो खाते थे। फिर धीरे धीरे सरकार ने कुछ व्यवस्था की जिससे कि जो लोग पढ़े लिखे थे उनको थोड़ी नौकरी दी और कुछ लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जो कि अपना कुछ काम कर सके। उसी के आधार पे पंजाबी फिर अपना विकास करने लगे और आगे बढ़ गए। इसी तरह हमारे पिताजी भी बताते थे कि उन्होंने भी अपनी फैमिली को पहले वहाँ से भेज दिया था। आपके पिताजी कहाँ से थे? रावलपिंडी के रहने वाले थे। रावलपिंडी। नाम क्या था पिताजी का? श्री बलदेव सहाय कपूर। तो कपूर थे हम लोग। तो वो जो है रावलपिंडी में थे और उनके फादर हमारे दादाजी जो थे RMS में नौकरी करते थे। 4 भाई थे ये लोग, 2 बहनें थीं। और उसमें भी यही हुआ कि दादाजी की हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो RMS वालों ने ही उनको इधर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। और पिताजी ने कहा माँ से, दादी से कि जो है तुम पूरा परिवार लेके जाओ और फादर को देखो, मैं यहाँ देख लूँगा। लेकिन वो बहुत समय तक 2-4 दिन 10 दिन रहे, लेकिन उनको कोई गुंजाइश नहीं। सब ने उनके घर के सामने ही उनके घर जला दिए। फिर उनको मजबूरी में वहाँ से निकलना पड़ा। फिर वो बताते थे कि मैं अपना जो उनके सर्टिफिकेट थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ से BA पास किया था। तो वो कहते थे मेरे जो कागज़ थे वो मैंने एक छोटे बक्से में डाले और सिर पे रख के मैं चलता गया। जितनी दूर गया बहुत दूर तक मुझे लाशें ही लाशें मिली। उनको डाक कर मैं आया। वो भी वैसे ही फिर ट्रेन में बैठे, यहाँ पहुँच गए। दिल्ली उनके पेरेंट्स थे तो दिल्ली गए। फिर वहाँ से ये लोग को ना सरकार ने जो भी इन लोगों की व्यवस्था की, फिर से जीवन शुरू हुआ। बाद में फिर माँ हमारी और पिताजी का कहीं नहीं दूर से कहीं कनेक्शन मिल गया। फिर इन लोग की शादी हो गई, फिर अपना जीवन यापन करने लगे। और फिर इन लोगों ने बहुत मेहनत की। हम 4 भाई बहन थे, उन सबको पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। वो आर्य समाज को बिलोंग करते थे, वो लोग वहाँ भी उसी तरह थे। ठीक है, फिर भी हम लोग को आज बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा कर दिया। ये ईश्वर की कृपा है और उन लोगों का धन्यवाद। पिताजी भी बताते थे कि हम लोग को मुझे AG ऑफिस में नौकरी मिल गई। फिर हम लोग ने अपनी ज़िंदगी शुरू की। लेकिन सबके मुंह से मैंने यही सुना कि किसी न किसी के आगे हाथ किसी समय नहीं फैलाए। मेहनत करना शुरू किया। यहाँ तक कि 2 ही कपड़े थे उन लोगों के पास, माँ के हमारे पास। तो वो कहती थी कि हम एक धोती थी, एक पहनती थी। लेकिन कभी इन लोगों ने, पंजाबी कौम पूरी के लिए हम बोलते हैं, कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और फिर से मेहनत करना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि आज भी हम लोग सब अच्छे पदों पे आसीन हैं और अच्छे स्टेटस से रह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है ईश्वर का बहुत धन्यवाद है। उन लोगों ने मेहनत की, उनको फिर से आत्मबल दिया उसने, जिससे कि वो आज अच्छे से खड़े हो गए। आपने भी कहीं जॉब किया है? जी। आप कहीं जॉब करते थे? हाँ जी, मैं यहाँ इंटर कॉलेज में टीचर थी, अब रिटायर हो गई। अच्छा, आपका रिटायरमेंट कब हुआ? 2020-21। इस विभाजन के समय हमारी माँ लोग बताती हैं कि लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बहुत दुष्कर्म किए गए। यहाँ तक कि उनको निर्वस्त्र करके उनके घर वालों के सामने ही लटका दिया जाता था सूली पे। और उसको देखकर ही लोगों ने पहले अपने घर से लड़कियों को वहाँ से हटाया था और सब खुद वहाँ रह रहे थे कि हम यहाँ रहेंगे, लड़कियों को हटा देते। लेकिन ये सब कहते हुए भी उन लोगों ने बहुत हिम्मत की, लेकिन फिर भी इतना अत्याचार इनका बढ़ गया कि लोग रह नहीं पाए वहाँ पे। गौ हत्या, सामने गायों को मारते थे, लड़कियों को मारते थे। यही सब बहुत कुछ किया जो कि आज बयां नहीं किया जा सकता।